उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों नमस्कार। एक सजीले अभिनेता जिससे मिलने को बेताब रहते थे उनके दीवाने। रुत है मिलन की साथी मेरे हारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। हम उनसे मिले उन्हीं के आशियाने में। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। उनसे पूछे उनकी जिंदगी से जुड़े सवाल। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। और फिर हटा पर्दा पुरानी यादों से। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता निर्माता निर्देशक संजय खान से मुखातिब हैं यूनुस खान। लग जा गले दिलरुबा, लग जा गले दिलरुबा, कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिलरुबा। उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं जाने माने अदाकार, निर्माता और निर्देशक संजय खान साहब। पहले हम आपके सुनने वालों को स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार संजय साहब, जरीन जी से आपकी मुलाकात वाला जो वाकया है वो बड़ा दिलचस्प है, वो हम सुनना चाहेंगे। जरीन जी के साथ मेरी मुलाकात जुहू बीच पे हुई थी। हालांकि हम पड़ोसी थे जुहू में। जब हम मरीन ड्राइव से यहाँ आ गए थे, हम जुहू में ठहरे हुए थे, जसावाला वाड़ी जहाँ अकबर साहब ठहरे हुए हैं अभी जी, वहाँ ठहरे हुए थे। और जरीन हमारी नेबर थी और हम देखते थे उसको। उनकी उम्र 13 थी, मुझे 16 साल की लगती थी, वो मेरी 18 की उम्र थी जी। तो जब कभी ये वहाँ से गुजरती थी, हमारे भाई वगैरह मिल के सीटी बजाते थे उनको देख के। हाँ, मार्च पास्ट। तो वो एक ऐसी तरह झलक ऊपर देखती थी और चली जाती थी। तो मैं कुछ नहीं कहता था, मैं सीटी वगैरह कुछ नहीं, मैं दिल में सोचता था ये नहीं, ये मेरी होके रहेगी। अच्छा, सीटी बजाने वालों में आप शामिल नहीं थे? नहीं। तो जरीन ने कहा कि इसीलिए मैंने आपको चुना था। और जूहू बीच वाला जूहू बीच में था कि भाई पहली बार मैंने देखा कि इनकी सहेली और ये दोनों जूहू बीच पे सैर करने गई हुई हैं। 11 बजे का वक्त था, सुबह सैटरडे था। हम भी उतर के आए स्विमिंग, हम तो स्विमिंग करते थे, जॉगिंग करते थे। मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जॉगिंग करनी शुरू की और उनको पास किया। मैंने पास करके आगे ज़मीन पर मैंने लिख दिया हाय करके आगे बढ़ा। और जब वो मुड़ के वापस चली गई और जब मैं आया देखा हाय के बाजू था हाय, दूसरा एक हाय। क्या काफी फिल्मी स्टाइल है ये। तो फिर जब ये इनको देखा, मैं फिर जाके इनकी तरफ में बढ़ा और कहा कि हाउ आर यू, एंड ये फिर बातें हुई। और मुझे याद है कि मैंने उसी वक्त जरीन से कहा कि भाई देखो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये आपकी उम्र क्या है उस पर? 18। तो देखकर दंग रह गई, मेरी तरह ऐसे देखती रही। मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती अगर मेरी फीलिंग ऐसी ही हो 1 साल के बाद आपके लिए, फिर मैं हाँ कहूँगी। क्या बात है। वादियाँ
दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। उसके बाद हम दोस्त बन गए थे। फिर रोज़ शाम को हम उनके साथ हाथ उनका थामे हुए जुहू बीच पर सैर करते थे। कौन सा गाना गुनगुनाते थे? आवारा तो डोमिनेंट सॉन्ग था मेरा। हमेशा वो मेरी फिलॉसफी वो जी जी। उसकी जो आवारा में फ़लसफ़ा है उसमें बहुत अच्छा है, तो वो इंस्पिरेशन था। खैर मैं हमेशा बड़ा सोचता था, तो मैं हाथ थामे कहता था कौन सा घर पसंद है आपको, हालांकि जेब में 10 रुपये नहीं होते थे। तो वो कहती थी, वो एक छोटा सा घर दिखा, कहती ये ठीक रहेगा जी। मैंने कहा ये बहुत छोटा है, तो इससे थोड़ा बड़ा देखो। तो इसी जहाँ हम ठहरे हुए हैं वो सामने वाला एक बड़ा घर था, तो वो बोलती वो मैंने कहा नहीं वो भी छोटा है, उससे हम बड़ा करेंगे एक दिन। तो इसी तरह से पता नहीं वो क्या था कि ज़िंदगी में अच्छा ही हुआ। और हम फिल्म प्रोडक्शन से हम आए टेलीविज़न में हमने सोर्ट ऑफ टिप्पू सुल्तान बनाया। और टिप्पू सुल्तान में तो बहुत बड़ा हादसा हुआ कि फायर एक्सीडेंट हुआ हमारा, जी जी, जिसमें फिल्मी तारीख़ में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 52 आदमियों की ज़िंदगी गई थी, उसमें जी डेथ हुई थी। एक ही लम्हे में एक स्टूडियो फायर हुआ था, मुझे याद है 8 फरवरी 1989 में 8 फरवरी 9 बजे नवा लखनवी के साथ में बाहर चाय पीते हुए दूसरे दिन के डायलॉग्स पर हम बैठे हुए थे। इतने में भगदड़ अंदर हुई तो मैं प्याली नीचे रखा और दौड़ते हुए अंदर गया। वो बड़ा दरवाज़ा बंद था, छोटे दरवाजे में दाखिल हुआ जी। और अंदर देखा जो मंजर, मुझे घबरा गया। मैं लेफ़्ट पे इतनी बड़ी फायर और ऊपर छत पे। फर्स्ट कमांड मुझे याद है, मैंने कहा कि दरवाजे खोलो। दूसरा कहा फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो।
तीसरा कमांड में एक लड़का था, वो फायर वाला ऐसे ऐसे कर रहा था, फायर को झटक रहा था। मैंने कहा कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, जल्दी कूद जाओ। इतने में एक पता नहीं एक धमाके की आवाज़, जैसे कि मेरे सर पे कुछ चोट लगी, मैं गिर गया। वो बाद में पता चला कि एक एक्सप्लोडिंग पेंट का डब्बा था जो मेरे सर पे लगा और 9 महीने सुराख था। बाकी सब हिस्ट्री है मेरी सर्वाइवल की। मैं पहले 2 महीने कोमा में था जी। उसके बाद अप्रैल में जब होश आया तो उस वक्त सेप्टोसीमिया हो गया था। ये क्या होता है सर? खून में पॉइजनिंग। तो ये नामुमकिन था मुझे। और उस ज़माने में याद है मुझे कि डॉक्टरों ने कहा था 15% माइनस चांस हैं। ये जो है मेरी सर्वाइवल एक मौजूज़ा है, एक करिश्मा है। तो खैर 8 महीनों के बाद कई सर्जरीज हुई और उसकी तफसील में जाना नामुमकिन है इस वक्त, लेकिन जो मैंने बर्दाश्त किया है। और एक हमारे पंडित जी थे, उन्होंने फोरकास्ट किया था कि मेरी इस उम्र में एक्सीडेंट होगा, वो आए। मैंने बताया था देखिए आपको सरवाइव करना है, दोबारा टिप्पू सुल्तान मत बनाइए। आप अगर दोबारा बनाओगे, क्योंकि मुझे ख़त्म करनी थी पिक्चर, कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा। मैंने कहा कि देखिए पंडित जी, ज़िंदगी में जो मैंने बेड़ा उठाया उसको ख़त्म करना ही है। तो मैं हॉस्पिटल गया अमेरिका, 5 महीनों के बाद वापस आया। फरवरी 90 में ये हाल था मेरा कि बाएं हाथ की सर्जरी के लिए मुझे 13 घंटे की सर्जरी हो रही थी। तो उस वक्त मेरा जितना मेरा जोश और जितनी करेज थी और जितनी स्ट्रेंथ थी, विल पावर था, ज़रा टूटना शुरू हुआ। साल भर हो चुका था। हाँ, टूटना शुरू हुआ था और मुझे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे ऑपरेटिंग थिएटर में। मैंने कहा अल्लाह, मैंने ज़िंदगी बहुत देखा है, अभी क्या जीना है, मेरा शबाब गया है, रंग रौनक उड़ गई है, क्या है। तो इतने में सामने मेरे व्हील चेयर पर एक अमेरिकन लेडी, उसके दोनों पैर कटे हुए थे, दोनों हाथ कटे हुए थे। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसा कि किसी चीज़ को देख रही है, जैसा कि वो पीछे देख रही है अपनी ज़िंदगी। और उसको देखकर मैंने कहा कि देखिए, कम से कम मैं उससे तो बेहतर हूँ, ये अल्लाह का इशारा है, मुझे हिम्मत नहीं छोड़ना है। तो इसी तरह से मैं अपने अल्लाह में बहुत यकीन रखता हूँ और हिम्मत दोबारा, जोश मेरे में आया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि 13 महीनों के बाद जब मैं अपनी शक्ल दिखी आईने में, तो मैंने कहा है कि मैं टिप्पू कैसे कर सकता हूँ। वो जो शुरू में जो दिखा रहे थे 22 एपिसोड तक, 21 एपिसोड तक मेरे वो जो पायलट एपिसोड के शॉट्स थे टाइटल्स में, मैंने वाइफ से कहा नहीं होगा, देखिए। तो वाइफ ने कहा नो, लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, टिप्पू आप हैं। मैं यहाँ तक के शहबाज को मेकअप टेस्ट भी दिया टिप्पू का, और वही डायलॉग हम भी टेस्ट करके दोनों उसी वक्त टेस्ट लिया था। और विजय पांडे मौजूद थे। विजय पांडे ने कहा कि साहब देखिए, ये आप ही कर सकते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा आपको करना ही है ये। और जब मैंने कहा कि मुझे एक बार देखने दीजिए, आप लोग सब चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने मॉनिटर रूम में दोनों हिस्सों को देखा। पहले शहबाज के देखा, उसके बाद मैं अपने आप को देखा। अंदरूनी एक आवाज़ आई, कहने टिप्पू ये है। तो फिर मैंने हाँ कहा और टिप्पू का बेड़ा उठाया और सारी टिप्पू की जो कहानी जो 40 एपिसोड तक एक्सीडेंट के बाद किया है। क्या बात है। और ग्लव्स पहनकर, ये पहनकर, पता नहीं हिम्मत कैसी हुई। और ये मेरा पैर उस ज़माने में तो 50% नम था, अभी भी थोड़ा नम है। जी। और घोड़े की रकाब ग्रिप में नहीं आती थी, समझ में नहीं आता था कि रकाब में पैर है या नहीं। और वो चार्जिंग करना, और जो मैंने तकलीफ़ें उठाई, ये बहुत बड़ी बात है। और एक मैं हिम्मत के लिए एक नसीहत दूंगा लोगों को, अपने आप को टेस्ट करना है। जो पहली बार जून का महीना में बैठा हूँ, वो सफ़ेद घोड़ा नाचते हुए खड़ा हुआ मेरे लिए और कैवलरी चार्ज है, डुप्लीकेट तैयार है मेरा। लेकिन मैंने कहा आज ये मैं राइड करूँगा। अगर आज मैं राइड नहीं करूँगा तो फिर ज़िंदगी तमाम मेरी ख़त्म हो जाएगी और मैं जी नहीं सकूँगा, ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो मैंने वाइफ से कहा कि मैंने करना है। तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा कि मैंने इरादा पक्का किया है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हो संभाल के। और जब मुझे घोड़े पर उन्होंने बिठाया वगैरह, तो तलवार हाथ में दी, रेंज हाथ में पकड़े, दूर से फ्लैग हुआ, फिर वो तोपों का गरजना शुरू हुआ, ये घोड़े का नाचते हुए आगे गया। मुझे ऐसा लगा सब स्लो मोशन में, कैसे ख़त्म हुआ मुझे याद नहीं है। कैमरे के पास से मैं गुजरते हुए तलवार को मैंने आहिस्ते से ज़मीन पे गिरा दिया, ताकि पीछे से 150
घोड़सवार नेज़े और ये लेते हुए कहीं उनको ना लग जाए तलवार। उसके बाद मुझे हिम्मत हुई, उसके बाद मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि मैं ज़िंदगी का मुकाबला कर सकता हूँ। क्या बात, वाह। अगर उस दिन मैं वो घोड़ा नहीं चलाता शायद कभी कुछ नहीं कर पाता। मैंने सक्सेसफुली टिपू ख़त्म किया, उसके बाद जय हनुमान ख़त्म किया, 1857 ख़त्म किया, और भी चीज़ें ख़त्म की। होटल 5 स्टार्स, बहुत बड़ा शानदार होटल बेंगलोर में बनाया, और जो नामुमकिन चीज़ें की मैंने ज़िंदगी में, जो यानी ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन जिन हालात से मैं गुज़रते हुए, टिपू में तो हम कम्प्लीटली बर्बाद हो गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। एक्सीडेंट के बाद इतने सेटलमेंट्स, इतने केसेस और इतने क्या नहीं हुए। खैर होटल बना, ज़िंदगी सेटल हुई, बच्चे हुए, पोते हुए, नवासे हुए, नवासियाँ हुई। जुलाई 27 मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ 800 फीट से। ये भी न्यूज़ काफ़ी है, उसके भी आपने सुना होगा जी। तो वो हमने सरवाइव किया, और उन दिनों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे, 5 हेलीकॉप्टर के फेटल एक्सीडेंट से एक ही हेलीकॉप्टर था जो हम बचे। 800 फीट के ऊपर से उसकी दुम ही टूट गई थी। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे कुछ अच्छे काम के लिए पैदा किया है और अच्छे काम करना है। तो मेरे वालिद साहब की और मेरी वालिदा की जो बातें थी हमेशा हमें याद आती रहती हैं कि मदद करो लोगों की। सनी साहब, ये इतने ख़तरनाक हादसे के बारे में और ज़िंदगी की जद्दोजहद के दौर के बारे में आपने बताया इतनी तफसील से, मुझे इस पूरे दौरान एक गाना लगातार याद आ रहा था, अब्दुल्ला का। आप समझ सकते हैं कौन सा गाना है? हाँ, मैंने पूछा चांद से। तुम्हारे आने से पहले मैं हमेशा सोचती हूँ तुमसे ये कहूँगी, वो कहूँगी, दिल की किताब खोलकर सामने रख दूंगी, लेकिन जैसे ही तुम सामने आते हो तो सब भूल जाती हूँ, सिर्फ तुम्हें देखती रह जाती हूँ। मोहम्मद, तुम्हारी जुदाई का एक एक पल सदियों से बढ़कर महसूस होता है। इस जुदाई की दीवार को गिरा दो, मुझे ले जाओ यहाँ से, चाहे अपनी कनीज बनाकर रखो अपने कदमों में। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूँ मैं, कौन जाने भूल कर तुझे भी याद आता हूँ मैं। हाय अल्लाह। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। तेरा ढूंढा हर जगह, शवाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से।
कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या ज़मीन, ऐसी मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से, जो तूने पाई लुट गई खुदा की बस खुदाई। मेरी की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं। शायर कहें शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। संजय साहब, डायरेक्टर बनने का फैसला आपने कब और किस तरह से लिया था? उसकी क्या वजूहात थी? हाँ, वो क्या था कि मैंने हालांकि अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया था, लेकिन चंद ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनको कैमरे की प्लेसमेंट की तमीज़ नहीं होती थी, और उससे मुझे काफ़ी धक्का पहुंचा था। तो फिर मैंने कहा इनके साथ काम करने के बजाय हम खुद क्यों ना बनाएं फिल्म। इसीलिए मैंने फिल्म बनाने का ये इरादा किया, और पहली फिल्म थी। मैं चांदी सोना का राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, और एक्ट भी किया था उसमें। कितना मुश्किल रहा था ये? नहीं, बहुत मुझे मज़ा आया काम करने में, और पिक्चर अच्छी बनी थी। और पिक्चर आज भी देखिए तो ऐसे लगती है कि ताज़ा है जी। तो फिल्म बहुत चली थी वो फिल्म, और नाम भी काफ़ी हुआ था। उसके बाद मैंने एक दूसरी फिल्म बनाई, अब्दुल्ला जी। ये इसका स्टोरी आइडिया और ये किस तरह से शुरू हुई थी? मैं हमेशा हमारी परवरिश जो है ऐसे ख़ानदान में हुई थी जहाँ सेक्युलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी, इस तरह की चीज़ें हमने सीखा है। तो अब्दुल्ला की जब कहानी मैंने सुनी तो उसमें क्या था कि नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी थी। बिल्कुल। तो हर पिक्चर में मेरी कुछ न कहीं मेरे कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन होता है। तो मुझे कहानी बहुत पसंद आई, तो इसीलिए मैंने अब्दुल्ला बनाने का इरादा किया, और अच्छी फिल्म बनी और काफ़ी भी चली फिल्म। रेगिस्तान और वो सब कितना मुश्किल था इस फिल्म को शूट करना आपके लिए? बहुत मुश्किल था। 2 सीज़न हमको कैच करने थे, क्योंकि एक सीज़न में नहीं होता था, क्योंकि विंटर के सीज़न में ही शूट करना पड़ता था। और 2 विंटर हमने इंतज़ार करके शूट किया, लेकिन पिक्चर अच्छी बनी। काफ़ी उससे हमको रिटर्न्स भी मिले, और शोहरत भी हुई, और अवार्ड्स भी मिले। काफ़ी एक्सपीरियंस भी बढ़ा, और यादें भी राज कपूर की ताज़ा हैं आज तक। ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा, तुमने तो नमाज पढ़ ली, मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते? ये हमारी नमाज है बेटा, तुम्हारी नमाज हमारी नमाज से अलग है। क्यों अलग है बाबा? इसलिए कि तेरा मेरा मजहब अलग है। मजहब क्या होता है? जो इंसान को सच्चाई का रास्ता दिखाए। सच्चाई क्या होती है? जो झूठ ना हो, गुनाह ना हो। गुनाह क्या होता है? जो खुदा के कानून के खिलाफ होता है। लेकिन कानून क्या है? अरे बेटे, इतना सब तो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तू हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। तेरी मेरी नमाज अलग है। तो क्या हमारी खुदा भी अलग अलग हैं? नहीं, खुदा तो एक है बेटा, जिसने इस दुनिया को बनाया है। उस तक पहुँचने के रास्ते अलग हैं। लेकिन ऐसा क्यों बाबा? वो मुझे नहीं मालूम। तू क्या सुन रही है? देख लेना बुढ़िया, इस मुसलमान बाप का ये हिंदू बेटा एक दिन ऐसा नेक इंसान बनेगा जो मजहब की बेतुकी दीवारों को तोड़ के हर एक के दिल में प्यार के चिराग रोशन करेगा।
उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई थी काला धंधा गोरे लोग, जिसमें अनुपम खेर को मैंने, उसकी दूसरी फिल्म थी ज़िंदगी की। जी जी। उससे पहले सारांश किया था उन्होंने जी। और जब मैंने बुलाया इस रोल के लिए, उन्होंने कहा कि बहुत हैरत हुई कि भाई मैं कैसे करूँगा ये रोल, मैं विलन थोड़ी लगता हूँ। मैंने कहा विलन लगने की ज़रूरत नहीं, विलन कारनामों से होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें, अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके, और फिल्म भी अच्छी बनी है, फिल्म वो भी सक्सेसफुल गई। और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था टिप्पू का जी, इसीलिए मैं फिल्मों की तरफ तवज्जो नहीं दिया उसके बाद, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कुछ मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई थी। जी। टीपू सुल्तान जो सीरियल था वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो किस तरह से आपके जहन में आया था? वो प्रोजेक्ट किस तरह शुरू हुआ था? टिप्पू सुल्तान जो है, मैं मैसूर से हूँ और जहाँ टिप्पू सुल्तान की पैदाइश हुई थी वो देवनहल्ली में हुई थी और मेरी पैदाइश बेंगलोर ईस्ट में हुई थी जी। वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और बचपन से ही जब हम स्कूल के बच्चे जाते थे वहाँ श्रीरंगापटना, वो टूरिज़्म दिखाते थे कि भाई ये टिप्पू सुल्तान की डेथ यहाँ हुई थी, अंग्रेज़ों ने यहाँ हमला किया था वगैरह। तो उस वक्त से ही मैं टिप्पू सुल्तान का शैदाई हूँ। और एक दिन हम जब दिल्ली जा रहे थे, बॉम्बे एयरपोर्ट में एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी, द सोर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान, रिटन बाय भगवान गिदवानी। जी जी। तो वो देखा मैंने, उसमें देखा प्रीफेस में सब लिखा था कि भगवान गिदवानी कराची के हैं और हिंदू महासभा लीडर उनके फादर हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये कुछ टिप्पू पर अटैक होगा, पढ़ते हैं। मैं हैरत हुई मुझे किताब पढ़ के कि उन्होंने असलियत टिप्पू सुल्तान की हिस्ट्री इतनी खूबसूरती से बयान किया कि इतने हुब्बे वतन थे और कितने बड़े लीडर थे और कितने बड़े जनरल थे और कितने बड़े एक पेट्रियट थे। तो इससे मुझे इंस्पिरेशन हुई और मैंने कहा कि टिप्पू सुल्तान बनाएं, और मैंने बनाकर उसको उस पैमाने पे बनाया जैसे कि फिल्म फॉर्मेट में, ऐसा नहीं लगा कि जैसा कि टेलीविज़न फॉर्मेट में। काफ़ी भव्य था, काफ़ी अजीमुशान था। वो ज़रूरी था। और मुझे इस बात की एक सेटिस्फेक्शन मिली कि ये सारी दुनिया भर में टिप्पू सुल्तान मशहूर था। और जब इंग्लैंड में चैनल 4 पर चल रहा था कि दूसरे अमेरिकन जो सीरियल्स थे, इंग्लिश सीरियल से भी बढ़कर टीआरपी थी इसकी। जी। संजय साहब, सत्येन बोस के अलावा देवेंद्र गोयल के साथ आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, उनसे जुड़ी कुछ यादें बातें? दोस्ती के सक्सेस के बाद देवेंद्र गोयल ने मुझे साइन किया था एक फिल्म 10 लाख में। जी। और उसकी हीरोइन थी माला सिन्हा। तो पता नहीं क्या हुआ कि माला सिन्हा ऑप्ट कर गई आउट और उन्होंने बबीता को ले लिया उसमें। जी। और गोयल साहब के मेरा अच्छा बना, शुरू में मिलते ही उन्होंने कहा मैं 3 पिक्चर आपके साथ करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज तक मेरा उनके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी का नहीं, ज़बानी था और अपने ज़बानी पूरी निभाई। तो 10 लाख और एक फूल दो माली और धड़कन, जी, तीनों मैंने फिल्म कंप्लीट किए। और देवेंद्र गोयल नहायत ही शरीफ और एक बहुत अच्छे इंसान थे, टैलेंटेड डायरेक्टर थे और मेरी अच्छी बनी उनके साथ और मैं हमेशा उनके साथ वफादारी से काम किया था। एक फूल दो माली में बलराज साहनी के साथ काम करने का मौका मिला था। हाँ। बलराज साहनी से जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ बांटिए। हाँ, बलराज साहनी तो बहुत ही नहायत ही शरीफ और एक लाजवाब इंसान थे। उनके साथ मैं क्या बताऊं, वो एक घरेलू इंसान थे और पड़ोसी भी थे। जी। वो एक बार एक ऐसी कलाबाजी की हरकत थी जो कहते थे नामुमकिन है। तो मैंने वो कलाबाजी कहा कि मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझसे शर्त ली। तो मैंने कहा शर्त मत लीजिए, आप हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इम्पॉसिबल, ये कलाबाजी आप नहीं कर सकते, मैं डिटेल नहीं बता सकता वो। अच्छा जी। तो वो करके दिखाया, वो हार गए। तो लेकिन बलराज साहनी जो न सिर्फ एक फूल दो वाली में बल्कि मेरे साथ दामन और आग में भी उन्होंने काम किया था। और एक तीसरी फिल्म भी थी, 3 फिल्मों में काम किया था उन्होंने मेरे साथ। जी जी। नहायत ही शरीफ इंसान थे और बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी थे और हकीकत में काम किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए एक फूल दो माली का वो गाना सुनते हैं जो उन पर फिल्माया गया है। जी, हैप्पी बर्थडे। जी। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते।
तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें। मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का, नाजुक सा फूल है तू किसी और के चमन का। खुशबू से तेरी महके क्यों बाग मेरे मन का, मेरी जिंदगी में छाई तुझसे बहार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू कुछ नहीं है मेरा, फिर भी ये तड़प कैसी, तुझे देखते ही खून में उठती है क्यों लहर सी। हर वक्त मुझको रहता तेरा इंतजार क्यों है, वो नन्हे से फरिश्ते। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू। संजय साहब, फिरोज साहब के साथ 3 फिल्में आपकी नजर आती हैं, उपासना, मेला और नागिन। 2 भाई जब पर्दे पर एक साथ आए तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपके लिए, प्रोफेशनल और पर्सनल? पहले रिहर्सल में ज़रा अजीब सा लगता था, 2 भाई हैं, तो फिर वो भी समझते थे, हम भी समझते थे कि भाई ये सब छोड़कर कैरेक्टर में घुसना चाहिए जी। तो हम जब कैरेक्टर में घुस जाते थे, जब फाइनल टेक में कैमरा एक्शन कॉल आता था डायरेक्टर का, कैमरे ऑन होते थे, वो अपने कैरेक्टर में गुरूब हो जाते थे, हम अपने कैरेक्टर में गुरूब हो जाते थे। तो इसी तरह से हमने, ये एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भाई भाई होंगे असली लाइफ में भी, अब पर्दे पर भी थे, लेकिन कैरेक्टर उनका था एक वकील का, मेरा भी एक कैरेक्टर था वकील का, तो अपना अपना कैरेक्टर निभाना पड़ता था जी। तो उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी। फिरोज साहब से जुड़ी कुछ और यादें तफसील से बांटिए। वो आपके बाद फिल्मों में आए और उनका पूरा स्टाइल एक अलग तरह का था। आपने काउबॉय वाली एक याद बांटी है। हाँ, बाद में फिल्मों में फिरोज भाई को दरअसल फिल्मों में डालने वाला मैं हूँ। अच्छा। वो जा रहे थे जर्मनी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए और मेरा एक दोस्त बना था देवेंद्र चड्ढा,
वो जो बहुत मशहूर एक्टर शाम करके थे एक ज़माने में, जी। उनका कज़न था। और देवेंद्र चड्ढा का भाई जो था कैमरामैन था फिल्मिस्तान में। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एस मुखर्जी साहब जो हैं, वो ज़माने में बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे फिल्मिस्तान के, फिरोज़ भाई को कहीं देखा है किसी रेस्टोरेंट में, और वो तलाश के लिए सबको कहा है कि ढूंढो ये लड़के को कहाँ है। तो ये फिरोज़ को जानते हैं आप? तो मैंने कहा वो मेरा भाई है। तो वो बड़े खुश हुए, कहे कि भाई देखिए ऐसी सी बात है। तो फिर मैंने अपने भाई से कहा, मेरी बहन से कहा कि ऐसी बात है, मुखर्जी साहब तलब कर रहे हैं मिलना। और फिरोज़ भाई को हमने कहा कि भाई ऐसी सी बात है। तो हंसने लगे, क्या बकवास करते हो, ये हिंदी फिल्मों में हम काम करेंगे, ये लड़का लड़की पेड़ के पीछे आसपास एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं फिल्म नहीं करूँगा। वो ज़रा अमेरिकन फिल्म ज़्यादा पसंद करते थे, कॉवबॉय वगैरह। जी जी। तो मैंने कहा देखिए आप मिल तो लीजिए एक बार। तो सिस्टर ने भी कहा मिल लीजिए ना उनसे। तो बहुत फुसला के मना के हम लोगों ने, दोनों ने उनको चर्च गेट स्टेशन से उन्होंने फास्ट ट्रेन लेकर फिल्मिस्तान गए। दिन भर गायब थे, उस ज़माने में टेलीफोन ये सेल फोन वगैरह नहीं थे जी। तो शाम को आए, लौटे, का 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए वो। लेकिन उस ज़माने में उनको वो तमीज़ नहीं थी कि कौन सी फिल्म कैसी फिल्म, तो उन्होंने साइन कर लिया था। तो उनका ट्रैक कुछ बदल गया था कि ब्रांडिंग। फिर उन्होंने कुछ ऐसी कुछ पिक्चरें दारा सिंह जी के साथ भी कर ली, फिर और भी कर ली, तो वो कुछ ब्रांडिंग, ये मुमताज़ वगैरह वगैरह। तो फिर मैं यहाँ, वो ग्रेड मेरा कुछ और बन गया था, फिरोज़ भाई का ग्रेड कुछ और बन गया था। तो मुझे अजीब सा लगा कि मैंने कहा मेरा भाई है, कैसे होगा ये। तो लेकिन फिरोज़ भाई बड़े खुददार और वो थे आदमी। तो जब ये ऑफ़र आया था मेला का, गफ्फार भाई आए मेरे पास, और मैं बड़ा पॉपुलर एक्टर था, बड़ा मशहूर भी था, और पॉपुलर इन द सेंस सक्सेसफुल भी थे। तो हमने कहा कि भाई ये भाई का रोल कौन कर रहा है? तो उन्होंने कहा प्राण साहब करेंगे। मैंने कहा प्राण साहब तो मेरे बाप समान हैं, इतने बड़े हैं, भाई कैसा कर सकते हैं? प्राण साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, हालांकि मैंने 3-4 पिक्चरों में भी काम किया उनके साथ। तो आप फिरोज़ भाई को क्यों नहीं लेते? तो ये आइडिया उनके दिमाग में मैंने डाला था। तो फिर फिरोज़ भाई को उन्होंने साइन किया। मेला से जुड़ी यादें हम थोड़ी तफसील से जानना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने ज़माने की एक बहुत कामयाब फिल्म, और आज भी बड़े शौक से लोग उसको देखते हैं, उसके गाने सुनते हैं। हाँ, मेला में एक भाईबंदी थी फिरोज़ भाई की, मेरी और प्रकाश की, और तीनों हम साथ में मिलकर डिस्कस करते थे कि कैसे शूट करना पिक्चर, क्या करना वगैरह वगैरह। इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट। और जो भी था हमने भी अपने सजेशन दिए, फिरोज़ भाई ने भी अपने सजेशन दिए। प्रकाश बड़ा अच्छा आदमी था तो हम उसकी मदद करते थे। तो फुल कोऑपरेशन से पिक्चर बनी, और पिक्चर खूब चली, हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला उससे। और उसके बाद मोहन बिजलानी आए थे मेरे पास, मुझे साइन कर रखा था। उन्होंने कहा कि मुझे उपासना बनानी है, फिरोज़ भाई से मेरी बात करा के साइन करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने फिरोज़ भाई से सिफारिश की थी उनकी। फिर जी, तो पहले मेला का एक गाना सुन लिया जाए। कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? गोरी के हाथ में जो भी है, चांदी का छल्ला। गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे रे चांदी का
जग हो दीवाना, हो मैं जो बनूं तेरा गहना। तू जो बने गहना संवरना छोड़ दूं, मुझे तू सजाए तो दर्पण तोड़ दूं। ओ ऐसा गुस्सा भैरे वल्ला गोरी के हाथ में, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी, उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। उपासना में मुकेश का एक बड़ा ही मशहूर गाना था और आपने जिक्र किया है कि मुकेश से आपकी दोस्ती थी। मुकेश के बारे में जरा हमें कुछ बताइए, उनसे जुड़ी कुछ मुकेश यादें। चंद जो थे बहुत ही प्यारे इंसान थे। राज कपूर के मुंह से मैंने सुना एक बार कि मुकेश चंद के मुंह से गालियां भी मीठी लगती हैं। और मुकेश जी का गाना एक रिकॉर्डिंग था मेरे लिए, चांदी सोना के लिए। तो वो जा रहे थे अमेरिका और यहाँ आए घर पे मिलने के लिए कि अब्बास मैं जा रहा हूँ अमेरिका, अमेरिका के लौटने के बाद मैं आपका गाना रिकॉर्ड कर लूँगा अगर आप ठीक समझें। तो मैंने कहा नहीं मुकेश जी आप बिल्कुल आ जाइए। और आखिरी बार मैं वो उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखा था मैंने जी। तो बस मुकेश जी रहेंगे हमेशा। वो भी बहुत नहायत ही एक जेंटलमैन किस्म के आदमी थे, बहुत जेंटलमैन थे। आर.डी. बर्मन आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन रहे हैं। मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे और अच्छे इंसान थे, बहुत मजाकी। बहुत मुझे याद है कि जब ये रिकॉर्डिंग मेरी हो रही थी उस वक्त उनका बहुत बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। जो मसनद पे बैठते हैं ना म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाते हुए, जी। किसी ने ग्लास रख दिया था, वो देखे बगैर वो ऐसे ही ग्लास पर बैठ गए थे, उनको बहुत बुरी तरह से कट गया था, वो हॉस्पिटल में थे। ओहो। और मुझे फ़ोन किया, कहा कि देखिए मैं बहुत ज़ख्मी हो गया हूँ और ये ऐसा हुआ है हादसा, लेकिन आप फिक्र ना करें मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके। हॉस्पिटल के बेड से उन्होंने डायरेक्शन दिया, ये करना वगैरह, और रिकॉर्डिंग करके भेजी थी उन्होंने। क्या बात है। सिंगर भी बहुत अच्छे थे वो, म्यूज़िक डायरेक्टर भी बड़े अच्छे थे। अब्दुल्ला के गानों की रिकॉर्डिंग से जुड़ी कोई बात हो? ऐसी कोई ख़ास बात याद नहीं आती है। मैं उन दिनों में शूटिंग में बहुत मुब्तला था जी। तो रिकॉर्डिंग यहाँ होती थी और रिकॉर्डिंग के लिए भी मुझे वक्त नहीं मिलता था आने के लिए, क्योंकि वो ज़माने में कनेक्शंस जैसलमेर से निकलना आना बाय रोड, कार या ट्रेन या एरोप्लेन, उस ज़माने में बहुत दिक्कत थी ट्रैवलिंग की। दो फिल्मों की बातें मैं करना चाहता हूँ, धुंध और नागिन। आपकी ज़िंदगी की बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म्स हैं, इनके बारे में बताइए। नागिन मैं नहीं समझता हूँ अपने। नागिन तो राजकुमार कोहली ने मुझे इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे लकी मानता था जी। उसकी फिल्म शर्त जो थी मैंने वो फिल्म की थी जहाँ मुमताज़ को हमने पहली बार बी ग्रेड फिल्मों से हमने अपने ए ग्रेड फिल्म में लिया है। हाँ और वो फिल्म सुपर हिट थी। शर्त 25 हफ्ते की सिल्वर जुबली हिट थी। उसके बाद जब इसने बनाया, राजकुमार कोहली ने बनाया था अपने नागिन, तो उस वक्त मेरे पास आए थे, कहा कि आपको काम करना है। तो फिर मैंने कर दिया मुलाजे पर, दूसरा कुछ नहीं जी। नागिन 6-7 पिक्चरों की 6-7 हीरोज़ की कहानी थी। हाँ जी। और मैंने फिल्म देखी भी नहीं थी वो। और धुंध तो बहुत अच्छी बनी फिल्म और चोपड़ा साहब बड़े माहिर थे, कहानी अच्छी थी, सबकी अदाकारी अच्छी थी, सब अपना अपना किरदार निभाया था उसमें। फिल्म भी सिल्वर जुबली हिट थी और चोपड़ा साहब की तमन्ना थी कि मैं उनके साथ करूं, क्योंकि इत्तेफाक में वो चाहते थे मैं करूं शुरू में, और वो ना इत्तेफाकी हुई हमारी इसलिए कि मैं नहीं जानता था कि ये ऑफ़र था। हमारे सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र वर्मा, उनके पास था ये ऑफ़र, और वर्मा और चोपड़ा साहब की पुरानी लाहौर से दोस्ती थी, पता नहीं उन दोनों के दरमियान क्या था, तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। प्रकाश चंद्र वर्मा वो इत्तेफाक से गेलॉट से बाहर निकले तो चोपड़ा साहब भी निकले, मैं था वहाँ, तो प्रकाश चंद्र वर्मा मेरे साथ थे। तो चोपड़ा जी ने कहा देखिए इनसे पूछिए, मैंने इत्तेफाक ऑफ़र की थी, इन्होंने बहुत बड़ी रकम मांगी इसलिए मैंने आपको अप्रोच नहीं किया। ओ ऐसा भी हुआ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जी जी। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ।
पूछूं घबरा कर खड़ी दो राहे पर, ये पूछूं घबरा कर जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। जो सांस भी आए, तन चीर के जाए, इस हाल से कोई किस तरह निभाए। न मरना रात आया, न जीना मन भाया, न मरना रात आया, न जीना मन भाया। जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। रुत हमसे गले ना, कोई आस भले ना, तकदीर के आगे मेरी पेश चले ना। बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, बहुत की तदबीरें, न टूटी जंजीरें, जाऊं कहाँ। और दूसरी फिल्म एक हाथी मेरे साथी, वो मैं माधवी की शूटिंग कर रहा था वहाँ अपने साउथ मद्रास में। वहाँ पे चिन्नप्पा देवर जो है मेरे पास आके सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, एक थैली में 3 लाख रुपए लेकर कैश। तमिल में बोलते थे और मैं भी कुछ तमिल बोल सकता था। कहते थे कि तुम मेरी पिक्चर में काम करो। तो मैंने कहा कि मेरे पास 1 साल डेट नहीं है। तो बोले नहीं, आप मुझे फौरन डेट दीजिए, पूरा पैसा मैं दे देता हूँ। तो फिर यहाँ चले आए घर। तो फिर मैंने उनसे कहा देखिए मैं कर नहीं सकूंगा आपकी पिक्चर, क्योंकि मैं डेट दे चुका हूँ, डेट कैंसिल करना तो मेरे लिए हराम है। तो इस घर में बैठ के फिर मैंने काका से बात की टेलीफोन पर, राजेश से। तो राजेश से मैंने कहा कि देख काका, ये पिक्चर ऐसी है और कैश दे रहा है ये, और मेरी मजबूरी है, अगर तुम मुनासिब समझो। बिकॉज मैं काका से बहुत प्यार करता था, अच्छा आदमी था बहुत। तो मेरे पीछे ही था। मैंने वैक्यूम क्रिएट किया तो काफ़ी लोग आए, ये अमिताभ वगैरह है। मैं अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को। अच्छा। अपने आप को छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को छोड़ दिया था। तो क्योंकि मैं फेडअप हो गया था, मैंने कहा कि मैं अपनी खुशियों को देखूंगा, मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, ये क्या फिल्म इंडस्ट्री का रट लेकर क्या चलना आगे। तो तब चिन्नप्पा देवर इस घर से वहाँ गए, आशीर्वाद या जो भी, आशीर्वाद उस टाइम में नहीं था शायद जी, पता नहीं आशीर्वाद था, मुझे याद नहीं है। लेकिन काका को ये हाथी मेरे साथी, क्योंकि मैंने नहीं किया, उसने कहा क्या है, मैंने कहा कहानी का है। कहते हैं हाथी, घोड़ा, कुत्ता और आप। तो ये मुझे मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि देखो, मैं काका से ये भी कहा था फ़ोन पर कि देख ये कहानी है, कहता है हाथी, घोड़ा, कुत्ता और आप, तो आप लोग समझ लो, मैंने कहानी सुनी नहीं है, आप सुन लो। तो फिर बाद में तो बहुत सुपर हिट चली थी और लोगों ने कहा कि आपने क्यों दिया है। मैंने कहा छोड़िए इन बातों को, तो ये होता है इंडस्ट्री में। अपनी फैमिली के बारे में बताइए, जाहिद के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, अल्लाह से मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के दुआ करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे बच्चे, मेरी मिल्कियत, ये असली में मेरी मिल्कियत मेरी फैमिली है जी। मेरी वाइफ और मेरी 3 बच्चियाँ और मेरा बच्चा लड़का और मेरे दामाद और मेरी बहू और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जितने हैं, मेरे 9 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है जी। और सब बहुत से एक जहन नशीन हैं, माहिर हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी भी फर्स्ट आते हैं, 95, 90
एक मेरी नवासी है, वो इन्हें रोते हुए घर आई, बोले मुझे 97 आ गया था, बोले 98 होना था। अच्छा। 1% के लिए, यानी ऐसा है। तो माहौल हमने अच्छा रखा है, प्यार मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, और मेरी सब लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। और जायद मेरे साथ कुछ, मेरे एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ कहना, वो मेरे साथ हैं उसमें। और जायद का मुस्तकबिल जो है, मैं समझता हूँ कि आएगा, उसका वक्त नहीं आया है जी। उसका वक्त आएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें खूबियाँ हैं, बहुत सी खूबियाँ हैं जो एक्टरों में होनी चाहिए, और उसका वक्त नहीं आया है जी। जब उसका वक्त आएगा ज़रूर, मैं समझता हूँ कि वो भी अपना झंडा गाड़ेगा। वो दिन आपके लिए कैसा था जब जायद की पहली फिल्म रिलीज हुई थी, या उससे पहले जब उन्होंने फिल्म साइन की थी? मैं नाखुश था, क्योंकि जायद जिद से अपनी फिल्मों को साइन किया। हमने कहा था कि सब्र करो, ये क्या 22 साल की उम्र में पहली पिक्चर साइन कर रहे हो, 23 साल। मैंने कहा ठहरो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वो सोच रहा था कि मैं भी अपने पैरों पे अपने बाप की तरह खड़े होकर अच्छा दिखाऊंगा। जी जी जी। अपने बाप का बेटा है ना, तो ही वांटेड टू स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ कि भाई सेल्फ मेड मैन थे। लेकिन ज़ाहिर अभी खुश है, अभी ठीक ट्रैक पर है। मैंने कहा ना, उसका वक्त आएगा, ज़रूर आएगा। और हमारे ख़ानदान में एक है कि हम मैदान छोड़कर नहीं भागते, बिल्कुल कभी नहीं छोड़कर भागते। हम लोगों की मदद करते हैं, सच्चाई हमारे साथ है। हम हमेशा हमारे बच्चों से कहते हैं कि एक चीज़ दिल में लेकर चलो, तो किसी भी ताकत दुनिया की सामना नहीं कर सकती, वो है सच्चाई। कहीं भी दाखिल हो तो सच्चाई लेकर, झूठ मत बोलो, किसी से पनाह की भीख मत मांगो, क्योंकि अगर दिल में सच्चाई है, अगर दिल में डर नहीं है और आप सीधे हैं, ईमानदारी है, तो यही है खुदा की खूबसूरती। सही है। कैसा लगता है आपको अपने नाती और पोतों के साथ खेलना, और क्या कभी पुराने दिनों की बातें करते हैं? क्या उन्होंने आपकी फिल्में देखी हैं? हाँ, देखिए, तो वो पर्दे को देखते हैं, फिर मेरी तरफ देखते हैं, ये पर्दे को देखते हैं। तो ये खैर वो बात नहीं है, लेकिन बच्चों को जब मैं देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, खेलता हूँ, तो ये वक्त जो गुजर गया है, जब मैं पहली मुलाकात मेरी बेगम से हुई थी, जो इब्तिदा ये ख़ानदान की इमारत उस पर, तो एक अच्छापन भी महसूस होता है, एक खुशी भी महसूस होती है, और वक्त के गुजर जाने का एक अफसोस भी होता है कि कितना वक्त गुजर गया है, और उसके साथ जो फल मिला है इतना, वो उससे अल्लाह का शुक्र करते हैं कि बच्चे इतने अच्छे हैं। और बस हम अपना नहीं सोचते हैं, अभी उनका सोचते हैं कि भाई वो आगे बढ़े, फूले फलें और खुश रहें, इज़्ज़त पाएँ ज़िंदगी में, क्योंकि इज़्ज़त सबसे बड़ी, वालिद साहब का भी ये भी कहना था कि बेटा याद रखो, इज़्ज़त सबसे बड़ी अहम चीज़ है। पैसा आता है जाता है, लेकिन इज़्ज़त एक बार जाती है तो कभी नहीं आती। तो ये इन चीज़ों का मुझे बहुत ही एहसास है, और हम लेकर चलते हैं इस फ़लसफ़े को। जी। आज फिल्मों का जो दौर है वो बहुत बदल गया है, और जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, जिस तरह का बिजनेस फिल्मों का है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में पॉइंट नंबर 1, टेक्निकली आज फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है बनिस्बत हमारे ज़माने से, और स्टोरी वाइज हम कहेंगे कि ज़रा घट चुकी है, स्क्रिप्टिंग घट चुकी है, एक्टिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है, परफॉर्मेंसेस हमारे ज़माने से आज के ज़माने में परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो पैकेजिंग नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बुनियाद एक अच्छी कहानी, अच्छी फिल्म की स्टोरी होती है जी। अगर स्टोरी सिलेक्शन में मार खाते हैं तो स्क्रिप्ट नहीं बनती, और स्क्रिप्ट जब नहीं बनती तो कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स कैसे आप खड़े कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक तवज्जो देनी चाहिए स्टोरीज पर, स्क्रिप्ट पर। मैं समझता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, और एक दिन ये हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगा, वक्त आएगा। लेकिन हम लोगों को स्टोरी और स्क्रिप्ट पे ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ख़जाना है कहानियों का। जी। कल्चर हमारा इतना डीप है, 10,000 साल पुराना कल्चर है, सिविलाइजेशन है। अगर इससे हम खोज करके निकाल नहीं सकते कहानियाँ, तो बड़ी अफसोस की बात है। और ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो हो रहा है, ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो हो रहा है कल्चर का हमारे बच्चों पर, ये ठीक नहीं है। ये हम इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन करेंगे, अभी इस वक्त बात नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर इंसान को, हर मुल्क को अपनी अहमियत को समझना चाहिए।
अपनी हिस्ट्री को समझना चाहिए, अपने कल्चर को समझना चाहिए। अगर एक बच्चा अपने मुल्क की संस्कृति या अपने मुल्क की हिस्ट्री नहीं समझता है तो वो बच्चा नंगा है, उसके दिमाग में कोई बात नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हम जैसे लोग हैं जो भी बहते हुए समंदर में एक बूंद डाल देते हैं, ये सोचते हुए कि आगे चल के ये बूंद एक तालाब बनेगा, इससे कुछ असर होगा। तो इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री जो है आज एक ऊंचे पैमाने पर आई है बनिस्बत 20-30 साल 40 साल पहले। लेकिन कहानियाँ और जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो हम कहेंगे कहानियों पर सबसे ज़्यादा अहम समझें और ज़रूरत है उसकी, और स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। इन दिनों में देखिए आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? हिंदी या इंग्लिश? दोनों बताएं। इंग्लिश तो हर हफ्ता देखते हैं, भूल जाते हैं कौन सी है। हिंदी फिल्म तो बहुत मुद्दत हुई फिल्म देखे हुए, मुझे याद नहीं आ रहा। संजय साहब, आखिर में अपने चाहने वालों से जो दुनिया के कोने कोने में आपको सुन रहे हैं और आपकी फिल्में देखा करते हैं, आपके गाने सुना करते हैं, उनसे अपने दिल की क्या बात कहना चाहेंगे? इंसानियत का पैगाम कि हर इंसान को जहाँ भी हो, जिस मज़हब का भी हो, जिस मुल्क का हो, नेशनैलिटी का हो, इंसान इंसान होता है। और इंसान आज के दौर में ये जो इको प्रॉब्लम आ रही है और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सारी दुनिया एक फैमिली बन गई है। तो जितना अपनी हैसियत से वो दूसरों की मदद कर सकता हो, अपनी अच्छाइयों को निकाल कर दूसरों से बांटें, बल्कि बुराइयों को निकाल के उनको लोगों के दिमाग में बिठाना या इन्फ्लुएंस करना या किसी का छीन लेना या किसी को दुख पहुंचाना या किसी का हक छीनना, ये सब नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से मोहब्बत लेकर, पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है संजय साहब, आपने वक्त दिया और अपनी ज़िंदगी की इतनी बेमिसाल यादें हमारे साथ बांटी। हम विविध भारती परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता, निर्माता, निर्देशक संजय खान से मुखातिब थे यूनुस खान, रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। तो अब मिलेंगे अगले हफ्ते। उजाले उनकी यादों के।